नमस्कार, हम आपके साथ जुड़ रहे हैं रायसीना डायलॉग्स के पटल पे और एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया युद्ध की गिरफ्त में है एक तरह से। सुशांत सरीन हमारे साथ हैं। सुशांत, ये तो पूरी दुनिया में ही इसके गिरफ्त में आ चुकी है क्योंकि शुरुआत ईरान के ऊपर हमले से हुई। इजराइल और अमेरिका ने हमला किया और एक खेमे में दुनिया बटी और एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोल्ड वॉर की शुरुआत हो रही है? नहीं, कोल्ड वॉर नहीं, अब तो ये हॉट वॉर शुरू हो गई है और ये हॉट वॉर ऐसी है कि ये फैल रही है। उम्मीद तो ये थी अगर दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है तो वो दो देशों के बीच में ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है वो बाकी देशों को भी अपनी चपेट में ले रहा है और सारा जो मिडल ईस्ट है, पश्चिमी एशिया जो है, वो सारा का सारा अब इस युद्ध की एक लिहाज से लपटों में आ रहा है। हमारे खुद की सीमा के निकट एक हादसा हुआ है जो ईरानी युद्धपोत को लेकर के हुआ है और अमेरिका ने एक सबमरीन से उसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि भारत के एक तरह से क्षेत्र में ये करना बिना भारत को जानकारी दिए किस तरह देखिए, एक युद्ध का माहौल है, राइट। उसमें आपको ये तो नहीं बताएगा कि देखिए हम कोई कार्रवाई करने वाले हैं। वो हमारी सीमा के निकट हुआ, हमारी सीमा के अंदर नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर बहुत लोगों को दूसरों की लड़ाई में हिस्सा डालने की बड़ी आदत है। हम लोग अपनी सार्वजनिक जिंदगी में भी यही करते हैं। हाँ। दो लोग लड़ाई कर रहे होते हैं तो बीच में हस्तक्षेप करते हैं, तो हमारे को इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं। वो युद्धपोत भारत आया था, 25 तारीख को वो वापस अपने घर के लिए रवाना हो गया था। ये हादसा 3 या 4 मई को होता है। अब या तो हमें कोई ये बताए कि कब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस युद्धपोत के लिए और कब ख़त्म होगी, ये कोई बताएगा नहीं। अब वो हादसा भारत की सीमा के निकट हुआ, लेकिन अगर वो लगभग 100 किलोमीटर दूर होता, क्या तब हम लोग उससे बरी जिम्मा होते कि अब हैं? तो ये हमारे यहाँ पर वही जो मैंने आपसे कहा ना कि दूसरे के बीच में लड़ाई हो रही है और अपने सर पे लेने की हमारी जो तो ये दूसरे के बीच की लड़ाई है, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि हम इसमें बिल्कुल ना उलझें? अब पश्चिम एशिया के जो देश हैं वो नहीं चाह रहे थे, ये उनकी जंग नहीं है, लेकिन ईरान ने बार बार ये चेतावनी दी थी कि अगर उसके ऊपर हमला होता है तो पूरे पश्चिम एशिया में आग लगेगी और वही दिख रहा है ना चाहते हुए भी। और अब लेकिन कुछ देश हैं जो कह रहे हैं कि अमेरिका को वो अपने एयरबेसेस नहीं इस्तेमाल करने देंगे इस हंगामे के कहा तो उन्होंने शुरू में भी यही था। युद्ध शुरू होने से पहले भी कई देशों ने ये कहा था कि ना तो आप हमारी हवाई सीमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना हमारे हवाई अड्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप युद्ध करते हैं। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो ईरान ने यही माना कि क्योंकि वो अमरीकी बेड़े हैं, अमरीकी अड्डे हैं, तो वो इस युद्ध की चपेट में आएंगे। अब जब आप उनको टारगेट करती हैं तो ये हो सकता है कि उसके साथ कोलैटरल डैमेज, ये कोलैटरल डैमेज सिर्फ अमेरिका के लिए तो नहीं अप्लाई करता ना, दूसरों के लिए भी अप्लाई करता है। तो ईरान ये अपने आप को सही मानता है कि भाई अगर हमने कहीं दागा और मिसाइल अगर थोड़े बेकाबू होकर कहीं और गिरा तो कोलैटरल डैमेज हुआ। तो एक तो ईरान की वो पोजीशन है। दूसरा ये है कि बहुत सारी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है, जैसे उनकी तेल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक हुआ, पोर्ट्स के ऊपर अटैक हुआ, बंदरगाहों के ऊपर, जो सारी शिपिंग हो रही है उसके ऊपर निशाना उसको लपेट में लेकर आया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो दूसरों को ना चाहते हुए भी इस युद्ध में खींच रही हैं। अब भारत के लिए बड़ा अनिवार्य है कि हमारी देखिए दोनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन हम उन दोनों के युद्ध के बीच में फंसना नहीं चाहेंगे और हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि जहाँ तक संभव है हम इस युद्ध में ना उलझें और ना फंसें, और अगर जितनी हम दूरी बना सकें उतना बेहतर है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि आप दूरी बना सकें? ये आपके पड़ोस में एक तरह से जंग है, ईरान आपसे उम्मीद लगाए बैठा है, दोनों से आपके रिश्ते अच्छे हैं, फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं यहाँ पर और कंडोलेंस का मैसेज उन्होंने कई दिनों के बाद में साइन किया। लेकिन अब सवाल ये है कि जब तेल की सप्लाई अफेक्टेड है, जब यहाँ पर आके बयान आ रहे हैं इस तरह के कि अमेरिका ने अब इजाज़त दे दी है कि रशिया से तेल खरीद सकता है भारत कुछ दिनों के लिए, तो सवाल यहाँ भी उठ रहे हैं कि हम क्या अमेरिका के सामने कैसे झुक गए हैं? क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया है आपने जो फ्रेमवर्क है ट्रेड डील का उसमें? तो ये तमाम सवाल इससे उलझ रहे हैं। देखिए 2-3 चीज़ें, अब 2 अलग-अलग भाग में मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। जो पहली आपने बात पूछी वो ये थी कि हमारे सीमा के निकट हो रहा है और ये बात सही है, लेकिन हमारी सीमा के निकट और भी युद्ध हो रहे हैं।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध हो रहा है, और हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी युद्ध की लपटें हमारी तरफ आए। और जहाँ तक ये है कि हमने कुछ विलंब के साथ अ, ईरानी दूतावास में जा कर के कंडोलेंस मैसेज दिया, हम रायसीना डायलॉग में बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये सिर्फ भारत ही कर सकता था कि एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में जहाँ पर इजराइल के विदेश मंत्री कल रात को आते हैं और आज सुबह ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनको यहाँ पर न्योता होता है, वो यहाँ पर आते हैं जी। यहाँ पर यूक्रेन के भी लोग हैं, रशिया के भी लोग हैं, यहाँ पर तमाम दुनिया से हम लोगों को बुलाते हैं, उनके बीच में बातचीत करते हैं। तो ये एक तरफ की बात हमारे यहाँ पर जो टेंडेंसी, यही मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि लड़ाई किसी और के बीच में हो रही है, रोना हमने मचाया हुआ है, एक चीज। दूसरी चीज, और जो बड़ा अहम सवाल है कि क्या हम अमेरिका के सामने झुक गए। देखिए, भारत को ना थोड़ा सा अक्लमंदी से काम इस तरीके से लेना चाहिए कि हमको, अब मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, जो सब्सटेंटिव इशू है, जो मेन चीज है, मेन मुद्दा है, हम उसके ऊपर अगर अपने आप को फोकस करें बनस्बत इसके कि किसी ने बोला क्या, जो सिमेंटिक्स है, शब्द का क्या इस्तेमाल किया, उस पर करें। अब जो ये रूसी तेल का मामला है कि आप खरीद सकते हैं, देखिए हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, अभी उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वी अलाउ इंडिया, तो इस पे लोग आग बबूला हो गए, ठीक है, शब्द का इस्तेमाल गलत। सुनिए ना, अगर वो ये कहते कि हम आपको वेवर दे रहे हैं तो ठीक होता, उसका कैसे मतलब दूसरा है अलाउ से। अगर वो ये कहते कि हम आपको एक कार्व आउट दे रहे हैं, तब कैसे वो ठीक था, तब भी तो वो आपको इजाजत दे रहे हैं ना, अलाउ कर रहे हैं ना। अगर वो ये कहें हम आपको इजाजत दे रहे हैं तो ठीक है। तो हम, यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ पर यह मैंने बोल दिया, मैंने दिखा दिया, उसको बता दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ। चयन से हटकर भी देखें तो भारत के लिए एक समस्या इस समय खड़ी है, तेल को लेकर, एनर्जी को लेकर। हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारी तो सारी, क्या बोलते हैं आप लोग, सारी पांचों उंगली घी में, पांचों उंगली घी में। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, आपने सही कहा। आप नहीं देखिए, अब आप कायदे से अगर देखें तो भारत अभी समुद्र पे लगभग 40 मिलियन यानी कि 4 लाख बैरल तेल का घूम रहा है, रूसी तेल का। अब वो भारत खरीद सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है। हमारे यहाँ पर अगर कोई शॉर्टेज होनी थी तो पहले हम उसको पूरा करेंगे और फिर वही तेल प्रोसेस करके हम दुनिया में दे सकते हैं, ताकि आलमी मंडी जो है, दुनिया की जो मंडी है तेल की, उसमें एक स्थिरता है। अमेरिका हमारे को कोई फेवर नहीं कर रहा, हम अमेरिका को फेवर कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर हाई दैया मचाई हुई है। हम ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को कम करने में, मिटिगेट करने में अमेरिका की मदद कर रहे हैं। कुछ नहीं, हम अपनी मदद कर रहे हैं, दुनिया की मदद कर रहे हैं और उससे मुनाफा भी ले रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? आपने जो बहुत अहम बात की कि हम रायसीना डायलॉग के पटल पे बैठे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर ईरान, जहां पर इजराइल, जहां पर यूक्रेन, रशिया, तमाम लोग आते हैं, और ये भारत की इस तरह की हैसियत है कि यहाँ तमाम लोग आ रहे हैं। और इसी से एक सवाल और उभरता है कि भारत क्या ऐसे में, क्या ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक हेफ्ट रखता है कि वो कोई मध्यस्थता कर सके इस युद्ध में? देखिए, मध्यस्थता करने को तो कर सकते हैं, लेकिन मध्यस्थता तभी करनी चाहिए जब दोनों साइड आपको कहें क्या कीजिए। जी, तू कौन मैं ख्वामखा वाली जो हमारी आदत है, वो अगर हम वो ना करें तो बेहतर है ना हमारे लिए। यार, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, अगर वो मुझे कहते हैं कि यार आप जरा बीच बचाव करिए, तो मैं बिल्कुल, हमको करना चाहिए। लेकिन अगर वो हमको मुड़ के ये कहें यार तुम क्यों चौधरी बन रहे हो, तो हम क्यों बन रहे हैं चौधरी? हम फिर उसमें से अपने आप को निकालें बीच में से। यार, आप लोग लड़ रहे हो, जब आप समझ जाओगे, हमारे तो दोनों के साथ रिश्ते हैं, और अगर आपके युद्ध के बीच में हमारा कुछ फायदा हो जाता है कि हमारे लिए तेल की कोई कमी नहीं होती, हमारे लोग जो हैं वो तेल के लिए तरसते नहीं हैं, तेल के दाम जो हैं वो कुछ हद तक कम रहते हैं ताकि हमारे लोगों के लिए विपदा नहीं होती, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है इससे? पता नहीं, यहाँ पर हम लोग हाई दैया, हमारे को जाना मजा आता है शायद हमारे को कि हाई दैया मचाओ, छाती पीटो, जबकि आपको करने की जरूरत नहीं है। खास करके तब काफी हंगामा हुआ, ट्विटर पे आपने लिखा भी कि जो अमेरिका के डेप्यूटी विदेश मंत्री यहाँ पे रायसीना डायलॉग के प्लेटफॉर्म पे बोल के गए कि हम भारत को उस तरह की इकोनॉमिक राइज की इजाजत नहीं देंगे या लीवे नहीं देंगे जैसा हमने चीन को दिया। देखिए, वो उन्होंने चीन को भी एक हद तक दिया, उनको अपॉर्चुनिटीज मिली जो भारत को भी मिल रही जी,
अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि वो जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, अपनी जो क्षमताएं हैं वो बढ़ाते हैं। अगर हमारे यहाँ पर हरदम ये रहा कि यार भैया आप आए हो तो थोड़ी ये टेक्नोलॉजी दे दो, थोड़ा हमारे को ये दे दो, हमने कुछ नहीं करना, वो टेक्नोलॉजी लेके उसी को हम वापस बेच देंगे किसी को, तो हम कैसे तरक्की। भाई चीन की बड़ी मदद की एक लिहाज से, अमेरिका ने वहां पर इंडस्ट्री वगैरह लगाई, लेकिन आज जो चीन चीजें बना रहा है वो अमेरिका के कहने पे नहीं बना रहा, वो इसलिए बना रहा है क्योंकि उनके इंजीनियर, उनके साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उसमें इनोवेट करके नई नई चीजें बना रहे हैं। हमारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैगी बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं, है ना। आईआईटी के इंजीनियर आपके तेल, साबुन और आईएएस में है, या रेवेन्यू सर्विस में है, या रेलवे में इनोवेशन और तो कहाँ है, मतलब कि आप ब्यूरोक्रेसी में जा करके आप क्या अचीव कर रहे हैं, आपने कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आपके यहाँ से, और कुछ लोग हैं जो बना रहे हैं, लेकिन जो आपकी बेस्ट सो कॉल्ड बेस्ट आपका जो ब्रेन है वो क्या कर रहा है, वो तेल साबुन बेच रहा है ना, IIMA में जाकर मैनेजमेंट कर रहा है ना वो, और क्या कर रहा है वो। चीन में वही इंजीनियर जा करके $1 बिलियन की कंपनी बना रहे हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। ये अमेरिका ने तो नहीं उनको गिफ्ट किया, उन्होंने अपने बलबूते पे किया है। हमको भी अपने बलबूते पे सब कुछ करना पड़ेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि अमेरिका बहादुर आएगा हमारे को विश्व शक्ति बनाएगा, बिल्कुल अमेरिका बहादुर तो के ये सहारे अच्छा, भारत नहीं बढ़ सकता। ख्वाब बड़ा अच्छा है जी, सोने के लिए, रात को सो रहे हो कि अमेरिका आएगा हमारे को बड़ी अच्छे तरीके से विश्व शक्ति बनाएगा, आप सो सकते हैं, इसके ऊपर बनेंगे नहीं, करना अपने आप ही पड़ेगा। बिल्कुल, अमेरिका ने किसी को विश्व शक्ति नहीं बनाया, ना बनने देंगे, लेकिन आपको बना सकता है अमेरिका, जी, और ना आपको बनने से रोक सकता है अगर आप बनना चाहें। बहुत धन्यवाद। सही आपने कहा, कोई किसी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं खड़ा होता, आपको खुद आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ, भारत में आकर जब उन्होंने ऐसा बयान यहाँ पर दिया तो ये सवाल जरूर उठे कि इसका क्या मतलब है और क्यों। नहीं, एक शब्द और कहूंगा, आई नो आपका टाइम खत्म हो रहा है। उन्होंने भारत में आकर के कहा ना, हमको उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि हम जो सो रहे थे, हम ये सोच रहे थे, आपने हमारे को जगा दिया। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम दोबारा से ना सो जाएं। अगर जग गए हैं तो हमारे लिए बेहतर है। अमेरिका से जो फायदा ले सकते हैं लें, दुनिया भर से जो फायदा ले सकते हैं लें, लेकिन अपने आप को खुद हमारे को बनाना पड़ेगा, कोई और आकर नहीं हमारे को बनाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सुशांत फॉर द कॉन्वर्सेशन।